Hello dear students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the Darwinism. Darwinism means that origin of species by natural selection. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डार्विन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में. द थ्योरीज व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय द डार्विन एट दैट टाइम, दैट इज नोन एज डार्विनिज्म, दैट इज कॉमनली नोन एज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन. तो एक बात जो दिमाग में फीड कर लेना है वो ये है कि डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था, जो डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन का जो मत था, उसको कहा जाता है origin of species by natural selection. So it is very clear that the theory which was proposed by Darwin, that is known as origin of species by natural selection or theory of natural selection. Darwinism is the term coined for the application offered by Charles Darwin. डार्विनिज्म वह शब्द है जो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन के द्वारा क्वाइंड किया गया, बताया गया. किसको एक्सप्लेन करने के लिए? फॉर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जिसके द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज माने किसी भी प्रजातियों का जो उदय होता है, किसी भी प्रजातियों की जो उत्पत्ति होती है, कैसे नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होती है, कैसे नेचर किसी स्पीसीज को सिलेक्ट करती है और कैसे किसी एक स्पीसीज की ओरिजिन होती है. तो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन इन 1809 to 1882 select the term Darwinism. So it is very clear that, and we have keeping in mind that Charles Darwin, they are a great naturalist. They have proposed the theory of Darwinism, that is popularly known as origin of species by natural selection, or you can say theory of natural selection. आगे है बेसिक पास्टुलेट ऑफ डार्विनिज्म. डार्विनिज्म की जो मूलभूत अवधारणाएं थी, डार्विनिज्म ने जो भी सिद्धांत दिए थे, डार्विन की जो भी थ्योरीज थी, उनकी जो भी पास्टुलेट्स थे, उनको वन बाय वन करके हम बताते हैं. पहली बात तो ये दिमाग में एकदम फीड कर लेना है कि डार्विन के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत थे, डार्विन के द्वारा जो दी गई थ्योरी थी, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और यू कैन से इन अदर वर्ड दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, कैसे कि कोई नेचर किसी स्पीसीज को सिलेक्ट करती है और कैसे इस विकासवाद में कैसे कोई एक नई स्पीसीज का जन्म होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डार्विन ने बहुत सारे अपने पास्टुलेट्स दिए, बहुत सारे मत दिए. उसमें से नंबर वन है ओवर प्रोडक्शन. दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है 3 प्रकार का होता है. पहला है इंटर स्पेसिफिक, दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, तीसरा है स्ट्रगल विद द एनवायरनमेंट और इन एनिमेट नेचर. तीसरा मुख्य पॉइंट है वेरिएशन एंड हेरिडिटी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन. ऊपर प्रोडक्शन का मतलब होता है जब जनसंख्या ऊपर प्रोडक्शन, ऊपर माने ज़्यादा, प्रोडक्शन माने उत्पन्न होना. अब इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. ऊपर प्रोडक्शन का मतलब होता है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज द इनॉर्मस एबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस. इफ ऑल द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव देन दे मेक द इंटरेक्शन फॉर गेटिंग द फूड एंड शेल्टर. क्योंकि अगर जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं किसी भी पेरेंट्स के द्वारा, अगर सब के सब सर्वाइव कर जाएंगी, अगर सब के सब सर्वाइव हो जाएंगे तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा.
फिर उनके बाद स्ट्रगल होगा उभरने के लिए, जीने के लिए, तो उसे कहते हो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फिर वेरिएशन एंड हेरिडिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं और आनुवंशिकताएं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करती है, प्रकृति उन्हीं का चयन करती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आर नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति उन्हीं को चयन करती है जो नेचर के अनुसार फिट होते हैं, जो नेचर में सर्वाइव होते हैं। लास्ट में है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, किसी भी नई प्रजातियों का उदय होना, दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द ओवर प्रोडक्शन। Overproduction. All living beings have an inherent property or tendency to produce offspring of their own kind. प्रत्येक लिविंग बींग्स के पास, प्रत्येक जिंदा जीवों के पास ये आनुवांशिक क्षमता होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, और टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति होती है कि वह अपने ही समान बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये नेचर की बात है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इनहेरेंट प्रॉपर्टी, प्रत्येक जीव के पास ये आनुवांशिक क्षमता होती है कि वो अपने ही समान संतानों को जन्म देते हैं और भारी संख्या में जन्म देते हैं। फॉर द परप्यूटेशन ऑफ द रेस, परप्यूटेशन का मतलब होता है बनाए रखना, स्थिर रखने के लिए। तो अपनी जाति को, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए वे भारी संख्या में जन्म देते हैं। दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक इंक्रीजेज, इसे कहते हैं। जियोमेट्रिक माने होता है रेखा गणितीय, इंक्रीज माने वृद्धि होना, इसे कहते हैं जियोमेट्रिक इंक्रीजेज, इसे रेखा गणितीय वृद्धि कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी सपोर्टेड बाय द पार्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड कैन पॉसिबली सर्वाइव। जितने भी ऑफस्प्रिंग किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जन्म लेते हैं, दे आर सपोर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। वे उस जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं उसके पास आसपास पाए जाने वाले जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसके द्वारा उसको सहारा मिलता है, जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, ये पैरामीशियम डिवाइड 3 टाइम्स इन 48 आवर। एक पैरामीशियम जो होता है, सोचिए, ये पैरामीशियम डिवाइड 3 टाइम्स इन 48 आवर। एक पैरामीशियम जो होता है 48 घंटे में 3 बार डिवाइड होता है। एक पैरामीशियम 48 घंटे में 3 बार विभक्त होता है। इफ़ ऑल ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव, अगर सब के सब जो संतति हैं वो सर्वाइव कर जाएं, सभी जो संतानें हैं उबर जाएं। जैसे मान लीजिए एक पैरामीशियम 48 घंटे में 3 बार जो है वो डिवाइड कर रहा है। सोचिए 48 घंटे में 3 बार डिवीजन हो रहा है, 48 घंटे में 3 बार रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर सब की सब संतानें उसकी सर्वाइव कर जाएं, उबर जाएं, उबरने का तात्पर्य जीने से है। मान लीजिए हिंदी में आपको एकदम क्लियर बता दूं, सर्वाइव का मतलब होता है उबरना, जीना, मतलब कोई भी पैरामीशियम डेड ना हो, सब के सब सर्वाइव कर जाएं। एंड मल्टीप्लाई इन 5 ईयर, 5 साल लगातार इनमें वृद्धि होती रहे, मल्टीप्लिकेशन होता रहे, बहुविभाजन होता रहे। द मास ऑफ पैरामीशियम, तो पैरामीशियम की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू द 10,000 टाइम्स। पैरामीशियम की संख्या जो होती है 10,000 गुना ज़्यादा हो जाएगी ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, धरती के मास की। आगे है, ए कॉड फिश प्रोड्यूसेस ओवर 1 मिलियन एग्स इन ए ईयर। कॉड फिश जो है इट इज़ काइंड ऑफ फिश। एक कॉड मछली जो होती है वो एक साल में लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा अंडे देती है। सोचिए, ए कॉड फिश प्रोड्यूसेस ओवर 1 मिलियन ऑफ एग्स इन ए ईयर। यहाँ पर कॉड फिश एक तरह की मछली होती है जो कि एक साल में लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा अंडे देती है। इफ़ ऑल द एग्स डेवलप इनटू द फिशेस
अगर कॉड फिश जो कि एक साल में 1 मिलियन अंडे देती है, कॉड फिश जो कि एक साल में 1 मिलियन अंडे देती है, अगर सारी की सारी अंडे जो है डेवलप हो जाए फिश में, कोई भी अंडा नष्ट ना हो, कोई भी अंडा समाप्त ना हो, और सारे के सारे अंडे सरवाइव कर जाएं, सारे के सारे अंडे जो है मछलियों में हैच कर जाएं, तो क्या होगा? द होल अटलांटिक ओशियन विल बी फुल ऑफ कॉड इन 5 ईयर। पूरा का पूरा जो अटलांटिक महासागर है वो 5 साल में मछलियों से भर जाएगा। आगे है एलिफेंट। एलिफेंट विद द स्लोवेस्ट ब्रीडर। हाथी जो है जो कि सबसे कम प्रजनन दर होती है। एलिफेंट विद द स्लोवेस्ट ब्रीडर स्टार्ट ब्रीडिंग एट द एज ऑफ 30 ईयर। हाथी जिसकी सबसे कम प्रजनन दर होती है, जो अपना प्रजनन जो है 30 साल की उम्र में स्टार्ट करती है, एंड ड्यूरिंग इट्स लाइफ ऑफ 90 ईयर, और अपने 90 साल के जीवन काल में प्रोड्यूसेस 6 ऑफस्प्रिंग, और अपने 90 साल के जीवन काल में 6 संतानें उत्पन्न करती है। इफ़ ऑल द यंग वन सर्वाइव, अगर सभी के सभी इसके यंग वंस जो संतानें हैं सर्वाइव कर जाएं, उबर जाएं, बच जाएं, ये सिंगल पेयर ऑफ एलिफेंट वुड प्रोड्यूसेस, तो एक जोड़ा हाथी का जो है लगभग 750 सालों में 1,90,000 हाथियों को जो है प्रोड्यूस करेगा। सोचिए, इसी को कहते हैं ओवर प्रोडक्शन। तो ये जब मैंने 3 एग्जाम्पल दिया पैरामीशियम, कॉड फिश और एलिफेंट का, दीज आर द इंडिकेशन ऑफ द ओवर प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये प्रकृति में जो है ओवर प्रोडक्शन होता है, ओवर प्रोडक्शन बहुत होता है। अगर एक कॉड फिश जो होती है 1 ईयर में 1 मिलियन एग्स देती है, अगर सारे के सारे जो है एग्स जो है सर्वाइव करके कॉड फिश यानी मछली में कन्वर्ट हो जाएं, तो पूरा अटलांटिक महासागर जो है 5 साल में मछलियों से भर जाएगा। सोच लीजिए तो क्या होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाथी जो कि स्लोवेस्ट ब्रीडर है, वो भी 750 साल में जो है 1,90,000 एलिफेंट प्रोड्यूस करेगी। तो अगर सबका सर्वाइव 100% सर्वाइव नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि सबको भोजन चाहिए, शेल्टर चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, फूड सप्लाई चाहिए। इनके लिए उनमें आपस में स्ट्रगल होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, टेम्परेचर होता है, बहुत सारे ह्यूमिडिटी होती है। तो इन सबको सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इन सारे वातावरण में ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर, ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ फूड, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ अदर फैक्टर्स, सब के सब जो होते हैं वो बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। केवल कुछ ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। चूँकि जो डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रॉय इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच स्ट्रगल होता है। तो अगला पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल माने संघर्ष करना, फार माने के लिए, एग्जिस्टेंस माने उबरना, उबरने के लिए संघर्ष करना, उत्पत्ति के लिए संघर्ष करना। तो वो भी संघर्ष 2 प्रकार का होता है। अगर सेम प्रजाति में हो तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, अदर स्पीशीज में हो तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू डार्विन, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई इन जियोमेट्रिक रेशियो। डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव जो होते हैं वो जियोमेट्रिक रेशियो में जो है मल्टीप्लाई करते हैं, बहुविभाजन करते हैं। व्हेयरएज माने जहाँ पर स्पेस एंड फूड रिमेन कांस्टेंट, जहाँ पर जगह और भोजन जो है लगभग स्थिर होते हैं। देयर इज एन इंटेंस कंपटीशन। देयर इज एन का मतलब वहाँ पर इंटेंस माने अति, देयर इज ए इंटेंस कंपटीशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। एंड 3-fold स्ट्रगल टू इंश्योर लिविंग, एंड 3-fold स्ट्रगल, 3-fold स्ट्रगल का मतलब होता है त्रिस्तरीय संघर्ष होता है। टू इंश्योर माने सुनिश्चित करने के लिए, लिविंग माने जीने के लिए। 3 स्तरीय जो होता है संघर्ष होता है जीने के लिए। एंड ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड एंड सुटेबल लैंड, और इस तरह से वे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उचित जो है भोजन
और उचित जो है स्थान यानी लैंड की तलाश करते हैं। थ्री फोल्ड स्ट्रगल इन नेचर कैन बी डिस्टिंग्विश आर एज फॉलोज। 3 स्तरीय जो संघर्ष होता है प्रकृति में, उसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। फर्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल इज द कंपटीशन एमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल जो होता है एक तरह का कंपटीशन होता है, एक तरह का संघर्ष होता है, एक तरह की प्रतिस्पर्धा होती है जो कि एक ही समान प्रजातियों के बीच पाई जाती है, एक ही समान प्रजातियों के जीवों के बीच पाई जाती है। आर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स अथवा बहुत नज़दीकी जुड़े हुए स्वरूपों, बहुत नज़दीकी जुड़े हुए प्राणियों के बीच पाई जाती है। टू गेन द अपर हैंड, जिसके द्वारा वह गेन माने प्राप्त करते हैं। अपर हैंड का मतलब होता है शीर्ष स्थान प्राप्त करना या सारी चीज़ों में प्रियॉरिटी लेना। जैसे भोजन पहले मिल जाए, शरण पहले मिल जाए, उसे कहते हैं गेन प्रियॉरिटी। दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल इज़ वेरी सीवियर। इस तरह का जो संघर्ष होता है बड़ा ही सीवियर होता है, बड़ा ही कठिन जटिल होता है। बिकॉज द नीड एंड अप्रोचेज ऑफ ऑल द कंपीटिंग ऑर्गेनिज्म इज प्रिसाइजली द सेम। इस तरह का जो स्ट्रगल होता है वो बड़ा ही सीवियर होता है, बड़ा ही सीवियर माने बहुत ज़्यादा। इस तरह का जो संघर्ष होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आवश्यकताएं जो होती है और पहुंच जो होती है सभी संघर्ष करने वाले प्राणियों की जो लगभग जो होती है वो समान होती है। आगे है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इट इज़ द स्ट्रगल बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। यह ऐसा संघर्ष होता है। इट इज़ द स्ट्रगल बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर। यह ऐसा संघर्ष होता है जो दो अथवा दो से ज़्यादा प्रजातियों के बीच संघर्ष होता है। इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज कम्पीट विद द इंडिविजुअल ऑफ द अदर स्पीसीज। एक प्रजाति के जो जीव होते हैं कम्पीट माने प्रतिस्पर्धा रखते हैं। एक प्रजाति के जो जीव होते हैं वो दूसरी प्रजातियों के जीव के साथ प्रतिस्पर्धा रखते हैं फॉर सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। एक प्रजाति के जीव दूसरे प्रजाति के जीवों से जो है जो कंपटीशन रखते हैं, जो संघर्ष रखते हैं, वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं जो होती है समान होती है, रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, नीड्स जो होती है समान होती है। जैसे फूड है, भोजन की आवश्यकताएं हैं, शेल्टर की नीड्स है, ब्रीडिंग प्लेसेस की नीड्स है, ये सारी आवश्यकताएं समान होती हैं, इसलिए उनमें स्ट्रगल होता है। सबको चाहिए, भोजन सबको चाहिए, शरण सबको चाहिए, प्रजनन स्थल सबको चाहिए। चूँकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है समान है और ऊपर प्रोडक्शन हुआ ही है, तो इसलिए उनमें आपस में स्ट्रगल होता है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल ए लिजर्ड्स फीड्स ऑन एंट। एक लिजर्ड जो होती है फीड माने भक्षण करती है, एंट माने चींटी का। ए लिजर्ड्स फीड ऑन एन एंट एंड इज प्रेड अपॉन बाय स्नेक। एक जो है लिजर्ड जो होती है, एक घरेलू छिपकली जो होती है, आप जानते हैं लिजर्ड्स, फीड माने होता है भक्षण करती है चींटी का भक्षण करती है। लेकिन वही छिपकली का को शिकार कौन कर लेता है? स्नेक कर लेता है। यानी छिपकली ने तो छिपकली क्या किया, लिजर्ड से ने छिपकली ने क्या किया, एक एंट यानी चींटी का शिकार किया। लेकिन खुद छिपकली किसके द्वारा शिकार हो जा रही है? स्नेक के द्वारा। एंड काइट्स फीड बोथ लिजर्ड्स एंड स्नेक। और जो काइट्स बाज पक्षी होती है दोनों को निगल जाती है, दोनों को भक्षण कर लेती है, चाहे वो लिजर्ड्स हो चाहे वो स्नेक है। तो इसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। स्ट्रगल बिटवीन द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज फॉर गेटिंग द सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। आगे है इट इज द स्ट्रगल विद द एनवायरनमेंट आर इन एनिमेट नेचर। इट इज द स्ट्रगल फॉर द लिविंग फॉर्म्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम हीट। इट इज द स्ट्रगल माने यह संघर्ष होता है फॉर लिविंग फॉर्म्स माने जिंदा स्वरूपों में, अगेंस्ट द एक्सट्रीम हीट। यह एक संघर्ष जो होता है लिविंग फॉर्म माने होता है जिंदा स्वरूपों में होता है, अगेंस्ट माने खिलाफ, एक्सट्रीम माने अति, हीट माने उष्मा और कोल्ड माने ठंडी। इस तरह का जो संघर्ष होता है वह अति उष्मा के के कारण होता है, ठंडी के कारण होता है, अगेंस्ट एक्सेस ऑफ मॉइस्चर अथवा बहुत ज़्यादा नमी के कारण होता है, और ड्राट माने सूखे के कारण होता है,
अगेन लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब होता है जब बिजली चमकती है तो उसको लाइटनिंग कहते हैं। स्टॉर्म, तूफान आना, अर्थक्वेक माने भूकंप आना, वोल्केनिक इरप्शन माने होता है ज्वालामुखी विस्फोट होना। कुल मिला करके यहाँ पर जो स्ट्रगल हो रहा है ड्यू टू नेचर हो रहा है, ड्यू टू क्लाइमेट हो रहा है, ड्यू टू एनवायरनमेंट हो रहा है। सो इट इज़ काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट इज फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह का जो संघर्ष हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, नेचर के कारण हो रहा है। हीट है, कोल्ड है, मॉइस्चर है, ड्राट है, मैंने सब हिंदी में बता दिया, स्टॉर्म है। फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ सेंट्रल स्टेट ऑफ अमेरिका, हम जो नॉर्थ सेंट्रल स्टेट ऑफ अमेरिका है, अमेरिका का जो दक्षिणी केंद्रीय प्रदेश होता है, इस सीवियर विंटर एंड लेट स्नो कट ऑफ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो होती है ठंडी के समय में जो होती है बर्फ़ पड़ती है। एंड फूड सप्लाईज कट ऑफ, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो भोजन की जो सप्लाई होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, भोजन जो है बंद हो जाता है। एंड कॉजेज द एक्सटर्मिनेशन ऑफ कोयल्स, वहाँ पर जो बटेर पक्षी पाई जाती है उसके द्वारा वो एक्सटर्मिनेशन हो जाता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी भोजन सप्लाई मिल नहीं पाती है, वो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। थर्ड पॉइंट है डार्विन के थ्योरी का, डार्विनिक थ्योरी, इसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है नेचर जिसको सेलेक्ट करती है वही सर्वाइव करती हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इवोल्यूशनरी कंपटीशन, इस तरह के विकासीय प्रतिस्पर्धा में एमंग द ऑर्गेनिज्म माने ऐसे जीव, द स्ट्रांगर बिन सर्वाइव, जो स्ट्रांगर होते हैं, जो मजबूत होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। व्हाइल वीकर वंस रूटेड आउट, जो कमज़ोर होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। सिंस द अनफिट एंड वीक्स आर रूटेड आउट, चूँकि जो अयोग्य होते हैं, अनफिट होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, चूँकि कमज़ोर जो होते हैं, बीमार जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। रूटेड आउट का मतलब समाप्त हो जाना, डेड हो जाना, निकल जाना। चूँकि जैसे मान लीजिए 5 पैदा हुए, 5 में से 3 कमज़ोर हैं, फ्रेजाइल हैं, रूटेड हैं, तो उनको ख़त्म हो जाएंगे, 2 ही बचेंगे, इसलिए पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है? नेचर उन्हीं को सर्वाइव करती है, नेचर में वही सर्वाइव होते हैं जो सर्वाइव के लायक होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, फिट होते हैं, नेचर के अनुसार ढल जाते हैं। दे कैन सर्वाइव, अदरवाइज जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, रूटेड आउट हो जाते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ रिमेन कांस्टेंट, इसलिए जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है धरती पे वो स्थिर होती है। आगे है वेरिएशन एंड हेरिडिटी, द एवरलास्टिंग कंपटीशन एमंग द ऑर्गेनिज्म हैज कंपेल्ड देम टू चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इस तरह से लगातार जो प्रतिस्पर्धाएं पाई जाती है ऑर्गेनिज्म यानी जीवों के बीच, वह कंपेल्ड माने उनको क्या करती है, कंपेल्ड माने बना देती है, देम टू चेंज माने होता है उनको बदल देती है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन माने होता है वातावरण के अनुसार। सो दैट माने इस प्रकार से दे कैन यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। एंड कैन सर्वाइव सक्सेसफुली, और सफलतापूर्वक वो जो उबर जाते हैं, उबरने का मतलब जी जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट टू इंडिविजुअल अलाइक, इसीलिए बड़ा कठिन होता है अगर आपको ये ढूंढना है कि 2 मनुष्य एक समान कहाँ मिलेंगे, तो बड़ा कठिन हो जाता है। इस तरह से यह पहचान करना कठिन हो जाता है कि 2 इंडिविजुअल एग्जैक्टली कैसे एक दूसरे के समान होते हैं, यह ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता है। इवन तो प्रोजनी ऑफ द सेम पेरेंट्स, यद्यपि एक ही समान पेरेंट्स के 2 जो संतानें होती हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती हैं। डिफर नॉट ओनली इन इटसेल्फ, केवल डिफर ही आपस में अलग ही नहीं होती हैं, बट विद द पेरेंट्स, सो दैट द मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ट्राइलेस। इस तरह से जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वे बहुत कम जो है अभ्यास करते हैं। फर्दर माने पुनः ये चेंज ऑफ सर्वाइवल वैल्यू इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह से जो सर्वाइवल वैल्यू है, सर्वाइवल वैल्यू का मतलब वो उबरते समय जो उबरने का जो महत्व होता है, कैसे वे वातावरण में चेंज होते हैं, कैसे अपने को सर्वाइव करते हैं, कैसे अपने को फिट करते हैं। इस तरह जो सर्वाइवल वैल्यू होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में, जिससे जो नेक्स्ट प्रोजनी होती है वो ज़्यादा वातावरण के अनुसार अपने को सूट करती है। आगे है नेचुरल सेलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। नेचुरल सेलेक्शन का मतलब प्राकृतिक चयनवाद, एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज का मतलब होता है नई प्रजातियों का उभरना। डार्विनिज्म सेड दैट, डार्विन ने कहा था
ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ सक्सेसिव जनरेशन टेंड टू बिकम बेटर अडॉप्टेड टू दियर इन्वायरमेंट। डार्विन ने कहा था द इनहेरिटेंस ऑफ सक्सेसिव जनरेशन, लगातार पीढ़ियों के वंशानुगत के कारण जो भी कैरेक्टर्स, जैसे कोई भी स्पीशीज सर्वाइव करती है तो सर्वाइवल के समय व्हेन दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड, जैसे मान लीजिए कोई स्पीशीज जो है नेचर के अनुसार सेलेक्ट हुई, कोई स्पीशीज जो है प्रकृति के अनुसार बदलाव आया, तो वो जो सर्वाइवल वैल्यू उसको ट्रांसमिट कर देती है नेक्स्ट जनरेशन में। इस तरह से जो उसकी नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग आती हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन्स आती हैं, बेटर अडाप्टेड होती हैं, बहुत जल्दी वातावरण के अनुसार अपने को जो है वो सर्वाइव कर लेती हैं। दीज अडाप्टेशन आर प्रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड, इस तरह के जो अनुकूलन होते हैं वो संरक्षित हो जाते हैं। अक्यूमुलेटेड माने इकट्ठा होते हैं, एंड स्टेब्लिश माने होता है स्थापित करते हैं, और स्थापित करते हैं इन न्यू स्पीशीज, और इस तरह से एक नई प्रजातियों का जन्म हो जाते हैं। द एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग, पर्यावरण में लगातार बदलाव आते रहते हैं। इट लीड्स टू ए फ्यूचर फर्दर चेंजेज, और यह जो होता है पुनः बदलाव से जुड़ा होता है। एंड एडाप्टेशन इन द ऑर्गेनिज्म, और जीवों में अनुकूलन होता रहता है। एज ए नेचुरल सिलेक्शन कॉन्टिन्यूज, जैसा कि प्राकृतिक चयनवाद जो है लगातार होता रहता है। द लाइटर डिसेंडेंट द न्यू जनरेशन, इस तरह से बाद वाला जो होता है, लेटर माने बाद वाला, लेटर डिसेंडेंट द न्यू जनरेशन, इसके बाद की जो फ्यू जनरेशन्स आती हैं, बिकम मार्केडली डिफर एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द दियर एंसेस्टर, इसके बाद की जो जनरेशन्स आती हैं वो अपने एंसेस्टर यानी अपने पूर्वजों से बहुत ज़्यादा लक्षणों में मार्क्ड माने चिन्हित, या बहुत ज़्यादा लक्षणों में जो है वो अलग हो जाती हैं। आगे है एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनिज्म के सपोर्ट में दिए गए एविडेंसेस, प्रमाण, डार्विनिज्म थ्योरी के सपोर्ट में दिए गए प्रमाण। डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज टुडे रिकॉग्नाइज्ड एट द मेन फैक्टर्स इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डार्विन की जो थ्योरी होती है नेचुरल सिलेक्शन, उसको आज के डेट में रिकॉग्नाइज माने पहचान की गई है मेन फैक्टर माने मुख्य कारक के रूप में, इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म माने होता है जीवों के विकासवाद के रूप में। तो डार्विन की जो थ्योरी है, सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, उसको आज जीवों के विकासवाद के रूप में मुख्य कारक के रूप में पहचान की गई है। नंबर 1 है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देयर इज ए क्लोज पैरेललिज्म बिटवीन द नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, बड़ा ही नज़दीकी जो है समानता होती है प्राकृतिक चयनवाद में और अप्राकृतिक चयनवाद में। बाई कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, नियंत्रित प्रजनन के द्वारा, एंड नेचुरल सिलेक्शन फॉर द सेवरल जनरेशन, और प्राकृतिक चयनवाद जो होता है जो बहुत सारी पीढ़ियों में होता है। मेनी न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट एंड न्यू स्पीशीज, बहुत नए नए प्रकार के प्लांट अथवा नए नए प्रकार की जो प्रजातियाँ होती हैं एनिमल की, रेसेस माने प्रजातियाँ जो होती हैं, आर ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, अथवा जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, घरेलू एनिमल होते हैं जिनमें प्रजनन होता है, हैव बीन डेवलप माने विकसित हो जाते हैं। न्यू रेसेस ऑफ डॉग, नई नई प्रजातियाँ जो होती हैं कुत्ते की, पिजन माने कबूतर की, पोल्ट्री माने मुर्गी की, शिप माने भेड़ की, पिग माने सुअर की, गोट माने बकरी की, हैव बीन डेवलप्ड बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इन सबका जो विकास होता है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा होता है, अप्राकृतिक चयनवाद के द्वारा होता है। आगे है मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन। मिमिक्री का मतलब होता है किसी की नकल उतारना, जैसे कोई गा रहा है तो उसको वही गाना स्वयं गाना। प्रोटेक्टिव कलरेशन का मतलब होता है सुरक्षा के लिए अपने रंग को बदल लेना, जैसे गिरगिट अगर घास में है तो घास के अनुसार अपने कलर को चेंज कर लेता है, दैट इज प्रोटेक्टिव कलरेशन। मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन एज सीन इन सर्टेन एनिमल, मिमिक्री और प्रोटेक्टिव कलरेशन जो होते हैं बहुत सारे एनिमल में देखे गए हैं। दैट कैन बी अचीव्ड ओनली, ये सब जो होते हैं दैट माने जो कि कैन बी अचीव माने प्राप्त किए जाते हैं, ओनली माने केवल, बाई ग्रेजुअल चेंजेज, ये लगातार बदलाव के कारण जो है प्राप्त किए जाते हैं, लगातार बदलाव के कारण प्राप्त किए जाते हैं। अकरिंग साइड बाई साइड, जो लगातार होते रहते हैं,
बोथ इन द मॉडल। मॉडल का मतलब जो एग्जाम्पल, जिसका हम एग्जाम्पल देते हैं, मॉडल माने नमूना। एंड मिमिक, जैसे मान लीजिए कोई नाच रहा है तो उसका देखी देखा करते दूसरा नाचने लगता है, तो जो पहले वाला नाच रहा था जो मेन था वो मॉडल हो जाएगा, और जो उसकी देखा देखी करता है वो मिमिक हो जाएगा। इस तरह से मॉडल और मिमिक जो होते हैं ऑक्युपाइंग इन द सेम एरिया, माने समान क्षेत्र में ही निवास करते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा आपका डार्विन थ्योरी। सो दैट्स ऑल अबाउट द डार्विन थ्योरी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म, डार्विन की आलोचना, और ऑब्जेक्शन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो दिस टॉपिक विल बी एक्सप्लेन्ड बाय इन लेटर। आई होप दैट द लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डार्विन की थ्योरी जो नेचुरल सिलेक्शन है, प्राकृतिक चयनवाद है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि आने वाले समय में 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स जो होते हैं बीएससी के तो सब अपलोड कर दिए जाएंगे। एमएससी के लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, बाद में नीट के लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो।